नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए लगातार आपको रिवीजन क्लासेस मिल रही है भाई, रिवीजन महाकुंभ चल रहा है, इसका लाभ उठाएं। उत्तराखंड रिवीजन महाकुंभ का आज भाग 8 है और लास्ट टॉपिक में हमने देखा था चंद्रवंश चल रहा था जिसमें हमने भीष्मचंद्र के बारे में जाना था। और भीष्मचंद्र ही वह राजा था जिसने अल्मोड़ा को राजधानी बनाने की नींव रखी थी। काली कुमाऊं से अल्मोड़ा राजधानी जो ट्रांसफर करने की पहल शुरू की थी वो भीष्मचंद्र ने ही की थी। बट इसी बीच भीष्मचंद्र की हत्या कर देता है खसिया राजा गजुआ ठिंगा। ठीक है, ये हमने लास्ट टॉपिक में क्लियर किया था। भीष्मचंद्र के बाद भैया आपका अगला जो राजा आता है वो है बालो कल्याण चंद्र। ठीक है, तो बालो कल्याण चंद्र जिसका शासन काल था 1560 से 1568 तक। हालांकि इतिहासकार ये बताते हैं कि बालो कल्याण चंद्र जो था ये भीष्मचंद्र का पुत्र नहीं था। ठीक है, और भीष्मचंद्र ने इस कल्याण चंद्र को गोद लिया था, ऐसा बोला जाता है। अब देखिए बालो कल्याण चंद्र ने जो पहला काम करा है वो आपका 1563 में अल्मोड़ा राजधानी स्थापित की। इसके अलावा इसने अल्मोड़ा में लाल मंडी का किला बनाया जिसको फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है। फोर्ट मोइरा, ठीक है। तो फोर्ट मोइरा का किला, लाल मंडी का किला किसने बनाया था? तो बालो कल्याण चंद्र ने बनाया था। ध्यान रखेंगे, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसका इससे पहले जो शासक हुआ भीष्मचंद्र ने कौन सा किला बनाया था? खगमरा का किला। ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, खगमरा का किला। और लाल मंडी का किला किसने? बालो कल्याण चंद्र ने। बालो कल्याण चंद्र ने भैया दानपुर क्षेत्र पर विजय की। दानपुर मतलब बागेश्वर में, देखिए बैजनाथ में आपकी कत्यूल घाटी थी। कत्यूल घाटी की उत्तरी बेल्ट जो थी उसमें वो चंद शासन में नहीं आती थी। तो बागेश्वर की उत्तरी बेल्ट जहां पे दनपुरिया बोली भी बोली जाती है, तो उस एरिया को हमारा बालो कल्याण चंद्र ने चंद शासन में मिलाया था। इसके अलावा देखिए जब इसका शासन चल रहा था अल्मोड़ा में, तो उस समय पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में एक राजा था, मणकोटी वंश का राजा था। तो मणकोटी वंश का राजा नारायण चंद था। तो नारायण चंद ने भी भैया टैक्स देना बंद कर दिया। ठीक है, नारायण चंद ने। और अल्मोड़ा से जब खबर गई भाई टैक्स देना बंद क्यों किया, तो नारायण चंद बोला मैं टैक्स नहीं दूंगा, जो करना है कर ले। तो इसके बाद बोला जाता है कि हमारा बालो कल्याण चंद ने गंगोली हाट के मणकोटी राज्य पे अभियान किया था और इसको जीत कर अपने राज्य में मिला दिया था। ठीक है, अब कभी मणकोटी राज्य का संस्थापक आपसे पूछ लेंगे तो इस राज्य का संस्थापक था कर्मचंद। मणकोटी जो हमारा चंदों की सागा रही होगी, नाम से पता चल रहा है। तो आपका यहाँ पे कत्यूरी शासक थे, जैसे अस्कोट के पाल राजा थे वो भी कत्यूरी थे। जितने भी ये छोटे छोटे राजा या गढ़ मिलेंगे ना, ये अधिकांश कत्यूरी शासक थे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा भैया आपने देखिए बालो कल्याण चंद्र के समय में एक काम और होता है, जो भोटांतिक राज्य था, भोटांतिक यानी कि धारचूला पिथौरागढ़ से ऊपर का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में भी इसने सीमा विस्तार किया अपना। ठीक है, और बाद में जब हमारा अभी बाज बहादुर चंद्र आएगा तो बहुत चीजें चेंज होंगी इसमें। इसके अलावा देखिए इसने आपका अल्मोड़ा में एक और किला बनाया था, नैन पोखर का किला। कभी बन सकता है एग्जाम में, नैन पोखर का किला किस शासक ने बनाया था? तो ये हमारा बालो कल्याण चंद्र ने बनाया था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है बालो कल्याण चंद्र से जुड़े हुए। इसके अलावा देखिए डोटी का जो नरेश था, डोटी का नरेश था उस समय शोभा मल्ल। ठीक है, डोटी राज्य जहां पे भारती चंद्र ने युद्ध किया था ना, कल के सेशन में मैंने आपको बताया था 12 वर्षीय युद्ध हुआ था। तो उस डोटी राज्य का तत्कालीन राजा था बालो कल्याण चंद्र के समय शोभा मल्ल। ठीक है, और शोभा मल्ल ने अपनी पुत्री का विवाह बालो कल्याण चंद्र के साथ कर दिया। और कहा जाता है कि दहेज में पूरा सौर क्षेत्र दे दिया, सौर जो घाटी है वो इसको दहेज में दे दी। ठीक है, और शोभा मल्ल ने बोला जाता है कि सीरा जो क्षेत्र था, सीरा का राज्य तो नहीं दिया, और कहा कि सीरा का राज्य मेरा सिर है, चाहे तो सौर घाटी ले लो लेकिन सीरा राज्य मैं नहीं दूंगा, ऐसा भी स्टेटमेंट आता है उसमें शोभा मल्ल के द्वारा। हालांकि बाद में जो हमारा सीरा क्षेत्र था वो इन्हीं के पास आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी बालो कल्याण चंद ही वह व्यक्ति था जिसने भीष्मचंद्र की मृत्यु का बदला लिया था। इसने भीष्मचंद्र की जिसने हत्या की थी, खसिया राजा, मैंने आपको बताया था ना रामगढ़ में गागर के पास इसने हत्या कर दी थी गजवाल ठिंगा ने भीष्मचंद्र की। तो उस गजवाल ठिंगा को भी मौत के घाट उतारा था बालो कल्याण चंद्र ने। ठीक है, तो ये बालो कल्याण चंद्र से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसका एक ताम्रपत्र भी प्राप्त होता है भैया, कल्पानी गाड़, जो कि पिथौरागढ़ का ताम्रपत्र है। कल्पानी गाड़ का एक ताम्रपत्र हमारा प्राप्त होता है। इसमें इसको बोला गया है कल्याण चंद्र को महाराजा धीराज। ठीक है, महाराजा धीराज। ठीक है, ये बोला गया है। तो ये है भैया हमारे बालो कल्याण चंद्र से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। बालो कल्याण चंद्र के बाद जो अगला राजा आता है भैया, ये बहुत प्रतापी राजा माना जाता है चंद्रवंश का, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं।
बालो कल्याण चंद के बाद रुद्रचंद जो था भाई गद्दी में बैठा। ये एक बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि विद्वान शासक था, शिक्षा प्रेमी शासक था और दानी राजा भी था। ठीक है, मतलब एक राजा में जो गुण होने चाहिए वो सभी गुण थे रुद्रचंद में। रुद्रचंद के टाइम पीरियड पे भैया हुसैन खान नामक व्यक्ति ने तराई पर आक्रमण कर दिया था। तो उस समय देखिए जो हमारा शाहजहांपुर का एरिया था वहां का नवाब था हुसैन खान, इसने तराई पर अधिकार कर लिया और इसके फलस्वरूप रुद्रचंद को भी तराई पर हमला करना पड़ा। ठीक है, और हुसैन खान ने 2 बार तराई पर हमला किया था, पहला 1568 में और दूसरा 1575 में, 1575 में। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि हुसैन खान के हमले के बाद ये लड़ाइयां चलती रहती हैं, इसका निष्कर्ष नहीं निकलता। लेकिन 1588 में हमारा रुद्रचंद अकबर से लाहौर में भेंट करता है। ध्यान रखेंगे, लाहौर में अकबर से भेंट होती है इसकी, क्योंकि उसमें मुगल वंश चल रहा था भारत में, तो तत्कालीन जो मुगल शासक था वो अकबर था। और बोला जाता है कि इसने 1587 यानी कि 1 साल पहले मुगल शासकों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, यानी कि मुगल दरबार को टैक्स देना या जो भी इनकी टर्म एंड कंडीशन थी उसको एक्सेप्ट करके मुगल दरबार की अधीनता स्वीकार की थी। और 1588 में अकबर से इसने भेंट की थी और इस घटना का जिक्र मिलता है जहांगीर की पुस्तक तुजुक ए जहांगीरी में। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, तुजुक ए जहांगीरी में इनकी भेंट का वर्णन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी में इनकी भेंट का वर्णन है। और ऐसा बोला था कि रुद्रचंद ने अकबर को तिब्बती याक जो होता है ना, झुप्पू और कस्तूरी हिरन की खाल वगैरह जो कि उत्तराखंड की मतलब स्पेशल चीजें थी वो भी भेंट की थी। ठीक है, और अकबर के साथ इसने एक लड़ाई में भी अकबर का साथ दिया था, नागौर की लड़ाई हुई थी उसमें अकबर का इसने साथ दिया। और उसकी वीरता से खुश होकर अकबर ने फिर रुद्रचंद को जो तराई क्षेत्र था जिस पे हुसैन खान हमला कर रहा था, तो ये तराई क्षेत्र की जो सनद थी वो रुद्रचंद को अकबर ने दे दी। बोला कि अब जो तराई का क्षेत्र है जिसको 9 लखा माल कहा जाता था, उस समय बोला जाता है कि वहां से 9 लाख रुपए की इनकम होती थी, इसलिए तराई का भूभाग जो था उसको 9 लखा क्षेत्र या 84 माल भी कहा जाता था इसको। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए रुद्रचंद्र ने रुद्रपुर नगर की स्थापना की थी सन 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में इसने क्या किया, रुद्रपुर नगर की स्थापना की। इसके अलावा देखिए भैया इसके टाइम पीरियड पे बहुत से ज्यादा मतलब धार्मिक कार्य हुए और सामाजिक जो कार्य होते हैं मतलब समाज सेवा के काम होते हैं। ब्राह्मण को बहुत ज्यादा दान वगैरह दिया गया, यानी कि जितने ज्यादा दान पुण्य, शिक्षा प्रेमियों को प्रोत्साहन, विद्वानों को प्रोत्साहन है वो रुद्रचंद के टाइम पीरियड पे दिया गया था। इसने भैया 1-2 पुस्तकें भी लिखी, जिसमें रुद्रचंद ने एक पुस्तक लिखी थी त्रैवंगिक धर्म निर्णय। ठीक है, त्रैवंगिक धर्म निर्णय। ठीक है, ये एक पुस्तक इसके टाइम पीरियड के, ध्यान रखेंगे ये पुस्तक लिखी गई थी रुद्रचंद के द्वारा, जिसमें सामाजिक व्यवस्था वगैरह की बात की गई है। और इसके अलावा और 1-2 और पुस्तक है, जैसे कि इसके टाइम पर सैन्य शास्त्र नामक पुस्तक भी लिखी गई, सैन्य शास्त्र। ठीक है, सैन्य शास्त्र नामक एक पुस्तक भी रुद्रचंद के द्वारा लिखी गई, जिसमें पक्षी आकेट जो पक्षियों का शिकार होता है उससे संबंधित बातों को लिखा गया है। रुद्रचंद वह पहला राजा था जिसने कुमाऊं क्षेत्र में संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार बहुत बड़े लेवल पे किया। और ऐसा भी बोला जाता है कि उस समय राज्य के जो युवा थे, जो टीनेजर बच्चे थे, उनको अच्छी स्टडी के लिए कश्मीर भेजा गया, क्योंकि कश्मीर भैया उस समय ये कश्मीर नहीं था जो आज का कश्मीर है। उस समय कश्मीर बहुत ज्यादा जो हमारी हिंदू शिक्षा का केंद्र या संस्कृत शिक्षा का केंद्र था, इसके लिए जाना जाता था, तो यहाँ पर बच्चों को भेजा गया था। इसने अल्मोड़ा में एक संस्कृत शिक्षा व्यवस्था की भी शुरुआत की थी, जिसमें आपका पाठशाला वगैरह संस्कृत की इसके द्वारा खोली गई थी। ठीक है, इसके अलावा इसने मल्ला महल किले का भी निर्माण कराया। देखिए अब तीनों किले आपको मिल गए। खगमरा किला भीष्मचंद ने बनाया, इसके बाद आपका दोस्तों अभी हमने बात की बालो कल्याण चंद, इसने बनाया था लाल मंडी का किला या फोर्ट मोइरा, और मल्ला महल जो किला बनाया था ये आपका रुद्रचंद ने बनाया था। ठीक है, तो ये रुद्रचंद से जुड़े कुछ स्पेशल फैक्ट हैं। इसके अलावा देखिए इसने चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति भी की थी। हालांकि सोमचंद के टाइम पे चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति हो चुकी थी, लेकिन चौथानी ब्राह्मणों के साथ साथ इसने ओली नामक ब्राह्मणों की भी नियुक्ति की। ये ओली ब्राह्मण क्या होते थे, जब भी ओले पड़ते थे राज्य में, जो बारिश के साथ ओले आते हैं ना, ओले पड़ने पर ये थाली बजाकर लोगों को सतर्क करते थे। ठीक है, जैसे आपने एक बार थाली बजाई थी कोविड में, ऐसे थाली बजाते थे लोग। और इसने भाई ब्राह्मणों की भी अलग अलग कैटेगरी की। इसने सबसे ऊपर रखा था चौथानी ब्राह्मण। चौथानी ब्राह्मण वह थे जो रसोई में भात पका सकते थे, मंदिरों में पूजा कर सकते थे, यानी कि सबसे उच्च कुल के जो ब्राह्मण थे वो चौथानी ब्राह्मण थे। इसके बाद इसने तिथानी ब्राह्मण, दूसरा वर्ग बनाया तिथानी ब्राह्मण। तिथानी ब्राह्मण में चौथानी से थोड़ा नीचे, जैसे हम गढ़वाल में भी देखते हैं सरोला और गंगाड़ी ब्राह्मण, तो चौथानी और तिथानी हो गया। इसके बाद एक और नीचे कैटेगरी रखी गई, तीसरी कैटेगरी, जिसको बोला जाता है पितलिया ब्राह्मण। ठीक है, पितलिया,
पितलिया ब्राह्मण, अब जैसे आज चौथानी वर्ग है वो पितलिया ब्राह्मणों से शादी नहीं करेगा, छोटे पंडित मान गए। अब हलिये या पितलिया, हलिया ब्राह्मण या पितलिया ब्राह्मण उन ब्राह्मण को कहा जाता था जो हमारे वंश से तो ब्राह्मण थे, लेकिन ये फिर भी हल जोतने का काम करते थे या कुछ ऐसे काम करते थे जो ब्राह्मण को वर्जित था, निम्न कोटि के ब्राह्मण थे। खस ब्राह्मण भी इनको कहा जाता था, ठीक है, खस ब्राह्मण, ध्यान रखेंगे। तो इस वर्ग में भी कैटेगराइज किया। और इसके अलावा देखिए इसने सीरा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त किया, महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया बालो कल्याण चंद्र के टाइम पीरियड में सोल तो दहेज में मिल गया, लेकिन सीरा नहीं दिया था हमारा जो नेपाल नरेश था। इसने सीरा को विजयी किया, उसके बाद इसने अस्कोट, दारमा और जौहार भी पूरा कब्जा किया रुद्रचंद ने, और सीरा में पहला लैंड सेटलमेंट इसने किया। और सीरा में जो इसने भूमि बंदोबस्त किया था उसके अभिलेख भी हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ऐसा भी बोला जाता है कि 1590 में इसने सीरा विजय से प्रभावित होकर एक मंदिर का निर्माण किया था थल में। एक हथिया दीवाल नहीं था, एक हथिया दीवाल तो बाज बहादुर चंद बनाएगा। इसने कोई शिव मंदिर बनाया था थल में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो थल का बालेश्वर मंदिर, ऐसा बोला था कि एक बालेश्वर मंदिर आपका थल में भी है पिथौरागढ़ में, और मेन एक प्राचीन बालेश्वर मंदिर आपका चंपावत में है, ठीक है। एक बालेश्वर थल में, जो थल वाला बालेश्वर मंदिर था शिव का, वो रुद्रचंद ने बनाया, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो सेनापति था उसका नाम था पुरुषोत्तम पंत। पुरुषोत्तम पंत ने सीरा विजय में, अस्कोट विजय में, दारमा जोहार विजय में यहाँ पर रुद्रचंद का बहुत साथ दिया और अच्छे से लड़ाइयां लड़ी। लेकिन एक युद्ध होता है बधानगढ़ का युद्ध या ग्वालदम का युद्ध, ठीक है। तो बधानगढ़ या ग्वालदम, ग्वालदम का ही जो प्राचीन नाम था बधानगढ़ ही था, क्योंकि यहाँ पे बधानगढ़ है। तो यहाँ पर 1591 में युद्ध होता है रुद्रचंद्र वर्सेज आपका गढ़वाल का राजा कौन था उसमें, बलभद्रपाल, ठीक है, बलभद्रपाल। तो बलभद्रपाल या बलभद्र शाह, इनके बीच में युद्ध होता है। और उस युद्ध में भैया कत्यूरी शासक भी वहां पे, सुकाल देव नाम का एक शासक था, सुकाल देव ने भी हमारा साथ नहीं दिया चंद राजाओं का, इसलिए सुकाल देव का भी हमारा बोला जाता है कि रुद्रचंद ने बाद में जो पुरुषोत्तम पंत की मौत जैसे होती है इस युद्ध के बाद, तो रुद्रचंद ने उस सुकाल देव राजा को भी मार डाला, कत्यूरी शासक था वो। यानी कि बधानगढ़ युद्ध में इसका जो सबसे बोल सकते कि स्पेशल कमांडर था या सेनापति था पुरुषोत्तम पंत, उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ग्वालदम युद्ध में। और युद्ध हुआ था रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच में। तो ये थे भाई हमारे रुद्रचंद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। और ऐसे देखिए इसका जो मैं बोला सीरा जब इसने जीता ना, सीरा में भूमि बंदोबस्त किया, तो सीरा में भी इसका युद्ध होता है रुद्रचंद और हरिमल्ल के बीच में, ठीक है। इसको सीराकोट का युद्ध कहा जाता है। ये 1581 में हुआ था सीराकोट का युद्ध हरिमल्ल और रुद्रचंद के बीच में, जिसमें रुद्रचंद जीत जाता है, फिर लैंड सेटलमेंट वगैरह यहाँ पे करवाता है, ठीक है। और इसके टाइम पीरियड में भैया टैक्स वगैरह जो भी रेवेन्यू टैक्स थे, भूमि पे टैक्स थे, अनाज पे टैक्स थे, वो बढ़ते ही जाएंगे। और ये टैक्स लक्ष्मी चंद के आते समय तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जनता फिर मतलब बहुत से ऐसे उपाय करने लगेगी टैक्स बचाने के, जो आज की जनता भी करती है अपने इनकम टैक्स को बचाने के लिए, ठीक है। तो चलिए ये था भाई रुद्रचंद। इसके बाद जो अगला शासक आता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है भैया। अगले शासक का नाम है लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद भैया रुद्रचंद के पश्चात राजा बना था, ये पुत्र था हमारा रुद्रचंद का। और लक्ष्मी चंद का शासनकाल था 1597 से 1621 से। लक्ष्मी चंद जो था भैया, इसको गढ़वाल पे आक्रमण करने का बड़ा शौक था। इसने गढ़वाल पर लगभग 8 आक्रमण किए, जिसमें से 7 आक्रमणों में इसको हार मिली। 7 बार हार गया भैया ये, ठीक है। फिर भी छोड़ा नहीं। 8वीं बार जब इसने लड़ाई लड़ी तो इसको थोड़ी बहुत आंशिक विजय मिलती है, वो भी इसलिए क्योंकि गढ़वाल के राजा वापस लौट जाते हैं। और ये विजय ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी विजय थी इसमें, ठीक है। 7 हार हुई, 8वीं विजय हुई। और गढ़वाल का तत्कालीन जो शासक था, इस समय जो शासक था, मानसा के खिलाफ इसने युद्ध किया था, ठीक है, मानसा। तो मानसा और इसके बीच में युद्ध होते रहती थी। और जो इसकी 8वीं विजय थी, 8वीं विजय के समय इसका जो सेनापति था उसका नाम था गैंडा सिंह। गैंडा सिंह ने मतलब वहां पे विजय प्राप्त की। और इसके खुशी में दोस्तों एक त्योहार को शुरू किया गया था, खतोड़वा त्योहार। खतोड़वा जो त्योहार है इसी उपलक्ष्य में शुरू हुआ। बोला जाता है कि जब अल्मोड़ा सेना वापस आई तो एक पहाड़ी पर आग जलाकर सेलिब्रेशन किया गया, और बाद में उसी को स्मृति के रूप में आगे मनाया जाने लगा। जिसमें आज भी आप देखते हैं कुमाऊं अंचल में जब खतोड़वा त्योहार मनाया जाता है तो विभिन्न घास की आकृतियां बनाई जाती है और बाद में उसको जलाया जाता है, ठीक है। और पशुओं का त्योहार भी इसको कहा जाता है। तो ये आपका लक्ष्मी चंद के टाइम से ही शुरू हुआ था। इसके किले का नाम था श्यालबुंगा। श्यालबुंगा का किला, श्याल मतलब होता है आपका लोमड़ी, फॉक्स, ठीक है, शियार। तो यानी कि लोमड़ी था, ये लोमड़ी की तरह चालाक होगा उसमें और छुपा रहता था, तो इसलिए इसको श्यालबुंगा कहा जाता है। इसके अलावा इसका अन्य नाम था लखुली बिराली, ठीक है, लखुली बिराली यानी कि भीगी बिल्ली। ये गढ़वाल पे तो बड़ा आक्रमण करता था, लेकिन जो दिल्ली दरबार था उससे बहुत डरा रहता था, झेपे रहता था, इसलिए इसको लखुली बिराली उपनाम दिया गया।
मतलब दिल्ली के शासकों के सामने तो बिल्ली बनकर रहता था और गढ़वाल पे बार बार आक्रमण करते रहता था। ठीक है, ये जहांगीर का समकालीन था, ध्यान रखेंगे इसकी। और जहांगीर के भेंट का भी हमको पता चलता है किस पुस्तक से, जहांगीरनामा से। जहांगीरनामा में भैया हमारा उल्लेख है इन दोनों की भेंट का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और जहांगीरनामा में ये बोला गया कि एक पहाड़ी राजा आया जो कि बाज, घोड़े, हिरन की खाल और पहाड़ी कस्तूरी और बहुत चीजें लेके आया। ये सभी पहाड़ी राजाओं में बहुत धनी है, ऐसा जहांगीरनामा में लक्ष्मी चंद के बारे में लिखा गया है। लक्ष्मी चंद ने अल्मोड़ा में लक्ष्मीश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया। इसके अलावा देखिए बागेश्वर में जो बागनाथ मंदिर है उसका भी 1602 में इसने जीर्णोद्धार कराया था, ऐसा बोला जाता था। इसके अलावा लक्ष्मी चंद जो है भैया, हालांकि आक्रमण बार बार किया, हार गया, नेचर में डर था, वो अलग बात है। बट इसके अलावा इसने सोशल वेलफेयर के काम बहुत अच्छे अच्छे किए, सोशल डेवलपमेंट। इसने अल्मोड़ा में, पांडे खोला में, नरसिंहबाड़ी में बड़े बड़े बगीचे लगाए थे। और उसके अलावा इसने तालाब अलाबों का भी निर्माण कराया। इसके अलावा खतौड़वा त्योहार को इसने शुरू किया। लेकिन इसने बहुत ज्यादा टैक्सेस बोला जाता है कि लोगों पे लगा दिए थे। और लोगों ने टैक्स की डर से घर की छतों में खेती करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि जो खेत में खेती होती होगी उसका कुछ हिस्सा देना पड़ता होगा। और वो बड़ा बड़ा के इतना कर दिया कि लोगों को कोई प्रॉफिट ही नहीं होने लगा। तो लोगों ने डर के बोला कि अपने जो घर के छत हैं उसमें भी आपका खेती करनी शुरू कर दी थी उसमें। ठीक है, इसके अलावा देखिए लक्ष्मीचंद के ताम्र पत्रों में हमको बहुत जगह पर बेगार शब्द प्राप्त होता है। मैंने कत्यूरी वीडियो में आपको बताया था कि कत्यूरी शासन काल से ही उत्तराखंड में हमारा बेगार जो प्रथा थी वो चली आ रही थी। ठीक है, बेगार जो बिष्टी प्रथा थी वो चली आ रही थी। तो बिष्टी प्रथा का उल्लेख भी हमको इसके ताम्र पत्रों में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये लक्ष्मीचंद का भाई कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट थे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि लंबा सेशन हो जाता है। और लक्ष्मीचंद का एक भाई था शक्ति गुसाई, जो कि अंधा था। ठीक है, जन्मांध था, जन्म से अंधा था। ठीक है, इसी को धृतराष्ट्र भी कहते हैं कुमाऊं का, क्योंकि जन्म से ही अंधा था। लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई था। जैसे लक्ष्मीचंद हटता है शासन से तो इसका ताजपोशी होती है और इसको शासन दे दिया जाता है। और लक्ष्मीचंद के बाद जब शक्ति गुसाई बनता है तो शक्ति गुसाई ने जमीन मापने के लिए दो नई प्रणालियों की शुरुआत की थी, ऐसा बोला जाता है। इसके अलावा इसने बहुत से नए टैक्स को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि जूला, सिरती, बैकर, रक्षा, कूत, भात आदि टैक्स भी इसने शुरू किए थे। ठीक है, और इसके टाइम पे दो टाइप की हमारी कचहरियां भी शुरू हुई। कचहरिया मतलब आपका न्यायालय। ठीक है, कचहरी का मतलब हो गया न्यायालय। दो प्रकार के कोर्ट भी शुरू हो गए थे उसमें, न्योवाली कोर्ट और बिस्टाली कोर्ट। न्योवाली कोर्ट जो थी ये आपकी पब्लिक के लिए थी, यानी कि समस्त जनता के लिए थी। जनता के जो मैटर होते थे न्योवाली कोर्ट में जाते थे। और बिस्टाली जो कोर्ट थी ये केवल सैनिकों के जो मामले होते थे, सैन्य मामलों के लिए बिस्टाली कचहरी थी, उसमें कोर्ट थी। ठीक है, तो ये आपका शक्ति गुसाई के टाइम पीरियड की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद जो अगला शासक आता है दिलीप चंद भैया, ज्यादा चल नहीं पाया। जैसे मूवीज में आप देखते हैं नंदू वाला एड आता है, नंदू वाले एड की तरह दिलीप चंद आते हैं और चले जाते हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस से, टीबी हो जाती है इनको, और टीबी से भैया इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके टाइम पे बोला जाता है कि गंगोली हाट में पंत और उप्रेतियों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, जो पंत और उप्रेतियों के गांव होंगे वो टैक्स वगैरह, देखिए हर गांव टैक्स देता था राजाओं को। हर गांव का एक सयाना था, बूढ़ा था जो टैक्स कलेक्ट करता था। हर गांव में एक जागीरदार होगा, हर गांव में एक राजा ने कोई ना कोई व्यवस्थित पदाधिकारी बनाया होगा ना। लेकिन बीच बीच में हमारे विद्रोह हो जाते थे, फिर राजा जाता था डंडा लेके और अच्छे से टाइट करके आता था इन लोगों को। ठीक है, इसके बाद अगला जो शासक आया विजय चंद आया। विजय चंद के बारे में भी ऐसा कुछ ज्यादा उल्लेख है नहीं। बोला जाता है कि विजय चंद ने किसी गुजर लड़की से विवाह कर लिया था, जिससे आपका उसके खानदान के लोग विजय चंद से बहुत नाराज हो गए, क्योंकि राज परिवार के लोगों ने आज तक कभी भी चंदों के जो वैवाहिक संबंध थे वो गुजर संप्रदाय के साथ नहीं बने थे। और चंदों के जो संबंध थे स्पेशली वो ज्यादातर नेपाल साम्राज्य की जो राजकुमारियां थी उनसे बनते थे। ठीक है, तो बोला जाता है कि उस समय कुछ ऐसे विद्रोह वगैरह भी हो गए थे। इसके दरबार में त्रिमूर्ति थे, कुछ सुखराम कार्की, पीरू गुसाई और विनायक भट्ट नाम के व्यक्ति, जिनके हाथों में शासन की पूरी बागडोर आ गई और विजय चंद जो था खाली एक कठपुतली जैसा बन गया। और बोला था कि सुखराम जो कार्की था उसी ने विजय चंद की हत्या कर दी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और लक्ष्मीचंद का जो एक पुत्र था नीला गुसाई, उसने विरोध किया और उसकी भी आंखें निकलवा दी इन तीन लोगों ने जो राज दरबार में बैठे थे, ध्यान रखेंगे। और बाज बहादुर चंद जो अगला राजा आएगा ना वो नीला गुसाई का ही पुत्र था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो विजय चंद था इसने मल्ला महल, जो अभी हमने किला पढ़ा था, मल्ला महल का दरवाजा बनाया था इसने। ठीक है, मल्ला महल का दरवाजा किसने बनाया था? दरवाजा बनाने वाला जो व्यक्ति था विजय चंद था। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। और विजय चंद से संबंधित एक ताम्र पत्र मिलता है पाभे, पाभे पिथौरागढ़ से इसका ताम्र पत्र मिलता है, पाभे ताम्र पत्र, जो कि पिथौरागढ़ सोर घाटी से मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला शासक आता है भैया तिरमल चंद।
तिरुमल चंद का शासनकाल आप देख सकते हैं 1625 से 38 तक रहा। और इसमें भैया तिरुमल चंद के टाइम पीरियड पे आपका जो मेहरा दल था, एक उसमें मेहरा लोग थे ना, मैंने आपको सोमचंद के टाइम पे बताया था। मेहरा दल ने गढ़वाल के राजा श्याम शाह की मदद से कुमाऊं की गद्दी पे तिरुमल चंद को बैठाया, क्योंकि पहले ही विजय चंद के टाइम पीरियड पे बहुत ज्यादा षड्यंत्र हो रहे थे, सुखराम कार्की, पीलू गुसाई, विनायक भट्ट आदि मैंने आपको बताया था। ठीक है। इसके बाद जैसे तिरुमल चंद गद्दी पर बैठता है तो गद्दी पर बैठते ही ये सुखराम कार्की को मरवा देता है और विनायक भट्ट की आंखें निकलवा दी, और पीलू गुसाई जो था उसको देश निकाला कर दिया। जो त्रिमूर्ति थी विजय चंद के टाइम पीरियड पे षड्यंत्र जो कर रहे थे, उन तीनों का यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन कर देता है त्रिमल चंद। ठीक है। और इसके अलावा त्रिमल चंद जो था भैया, त्रिमल चंद्र के टाइम पर छकाता में एक विद्रोह हो जाता है खसों का। छकाता परगना वही था जहां पर हमारी हत्या हो जाती है भीष्म चंद की, ठीक है, खसिया राजा गजवाल ठिंगा के द्वारा। तो उसी छकाता परगना यानी कि नैनीताल भीमताल के आसपास खसों का विद्रोह हो जाता है। इसको दबाने के लिए तिरुमल चंद वहां पे सेना भेजता है और दबा दिया जाता है। ठीक है। और तिरुमल चंद जो था इसने नीलू कठायत, ठीक है, नीलू कठायत हमने पढ़ा था ना, नीलू कठायत जिसकी बच्चों की आंखें निकलवा दी गई थी। तो इस नीलू कठायत के जो वंशज था, एक बोला जाता है कि इसका कांग कठायत नामक व्यक्ति था, उसको अपनी रसोई में दरोगा भी बनाया गया था तिरुमल चंद के द्वारा। क्योंकि बाद के जो राजा आए ना, उन्होंने अपने पूर्वजों ने जो घटना की ये नीलू कठायत के साथ, उससे बहुत ज्यादा द्रवित हुए और प्रायश्चित के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। तिरुमल चंद्र एकमात्र राजा भैया जिसके पवाड़े आज भी गाए जाते हैं। पवाड़े मतलब जागरों में जो गीत गाए जाते हैं और जो युद्ध गाथाएं गाई जाती हैं। ठीक है। तो इसके पवाड़े आज भी बहुत ज्यादा कुमाऊं में प्रचलित हैं भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, इसके बाद जो अगला राजा आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाज बहादुर चंद बाजा। ठीक है, कौन आएगा? बाजा। अब बाजा बजाएगा सबका बाजा। देखिए, बाज बहादुर चंद का जो वास्तविक नाम था वो था आपका बाजा गुसाई। ठीक है, बाज गुसाई इसको कहा जाता था। देखिए, गुसाई आप थोड़ा समझ लीजिए, चंद में जो छोटे राजकुमार होते थे ना, तो छोटे राजकुमार को यानी कि जो यंगर प्रिंस होता था, यंगर प्रिंस को हमेशा लल्ला या गुसाई कहा जाता था। ठीक है, लल्ला या गुसाई, इसलिए बाज बहादुर को बाज गुसाई कहा जाता था। बाज बहादुर जो था शाहजहां का समकालीन था और शाहजहां ने ही बाज बहादुर को जमींदार की उपाधि दी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके टाइम पीरियड पे दोस्तों जो तराई का क्षेत्र था इसी के पास था, 9 लाख रुपए की आमदनी होती थी और तराई को 84 माल भी कहा जाता था, क्योंकि 84 कोस लंबे भूभाग में तराई फैला हुआ था। शाहजहां ने तराई क्षेत्र बाज बहादुर को दे दिया था। इसके अलावा देखिए भैया, आपका शाहजहां ने इसको बहादुर और जमींदार की उपाधि भी दी थी। स्पेशली जमींदार की हमको मिलता है इतिहास में, तो जमींदार की उपाधि इसको शाहजहां ने दी थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और गढ़वाल युद्ध में बाज बहादुर ने शाहजहां की मदद भी की थी, इसीलिए बहादुर और जमींदार की उपाधि मिली थी। गढ़वाल से युद्ध होगा, क्यों होगा? क्योंकि बाज बहादुर के टाइम पीरियड पे दोस्तों क्या होता है, आपका एक राजकुमार यहाँ पे आएगा शरण देने के लिए, सुलेमान सिको। तो जैसे सुलेमान सिको चंद राजा बाज बहादुर चंद के पास जाता है, तो क्योंकि मुगलों से इनके संबंध होते हैं तो और वो विद्रोह करके आया होता है, तो ये मना कर देता है साफ शरण देने से। बोलता है कि मैं तो भैया छोटा राजा हूँ, असली राजा तो गढ़वाल में बैठता है, तो वहां चले जा। तो वो फिर पृथ्वीपति शाह के शरण लेता है उस दरबार में, और बाज बहादुर यहाँ पे साथ देता है हमारा शाहजहां का। ठीक है, तो ये पूरी घटना है। आगे और घटना बढ़ेगी, अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद देखिए, इसने भोटिया व्यापारियों पर सिरती नामक टैक्स लगा दिया। देखिए, जो हमारा तिब्बत अभियान थे, बाज बहादुर के द्वारा तिब्बत के अभियान किए गए थे और तिब्बत क्षेत्र में भोटिया व्यापारियों को बहुत परेशान करते थे कुछ समुदाय, तो उनको इसने रास्ते से हटाया। लेकिन इसने भोटिया व्यापारी को बोला, भैया मैंने आपका काम आसान कर दिया, लेकिन अब आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, आप लोग भी मुझे अब टैक्स दोगे। तो सिरती नामक टैक्स इसने शुरू कर दिया भोटिया व्यापारियों पर और हुइया व्यापारी, ठीक है, हुइया और भोटिया व्यापारी जो थे उसमें, इन सभी पर। इसने थल में एक हथियार देवाल बनाया। तो एक हथियार देवाल जो है वो थल में है, जिसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर की तरह है। एलोरा के कैलाश मंदिर जैसा है एक हथियार दीवाल, एक ही पत्थर पर पूरा देवालय बनाया गया है। हालांकि ये दक्षिण मुखी लिंग बन गया, उसमें रात के अंधेरे में बनाया जिस कारीगर ने बनाया, तो वहां पर पूजा तो नहीं होती है। ठीक है, शिव का जो लिंग है दक्षिण मुखी है, लेकिन एक ही पत्थर में गजब बनाया। ये आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे हमारी, एक हथियार दीवाल बाई देवभूमि करियर पॉइंट, आपको लाइव वीडियो दिख जाएगा, पूरा फुटेज है वहां पे, कैसा है मैंने वीडियो बना के दिया है। इसके अलावा देखिए, इसने बाजपुर शहर की स्थापना की थी 1665 में। इसके अलावा इसने भीमताल में भीमेश्वर महादेव की स्थापना की थी। बाज बहादुर के टाइम पीरियड पे भैया क्या हुआ, आपका कत्यूरियों ने गढ़वाल में लूटपाट मचानी शुरू की थी और भूप सिंह गोला जो रावत था और उसकी पुत्री तीलू रौतेली थी, उन्होंने इसको कंट्रोल किया।
तीलू रौतेली का टाइम पीरियड दोस्तों आपका होगा शुरू बाज बहादुर चंद के शासन काल में, ठीक है। तो तीलू रौतेली जाती है, गढ़वाल की समस्त जातियां थी उसमें, जैसे असवाल, नेगी, सजवान, रावत, इन सबको इकट्ठा किया, एक फौज किया और कत्यूरियों पर हमला किया था तीलू रौतेली ने। तीलू रौतेली को आर्क ऑफ जॉन ऑफ आर्क या आर्क ऑफ जोन भी कहा जाता है उत्तराखंड के। हालांकि बाद में एक रामू रजवार नामक कत्यूरी ने तीलू रौतेली की नहाते समय पूर्वी नयार में हत्या कर दी थी, ठीक है। तो तीलू रौतेली की भी पवांगे गाए जाते हैं, जागर में तीलू रौतेली का भी उल्लेख होता है। ये बाज बहादुर चंद के टाइम पीरियड की ही बात है, ठीक है, तीलू रौतेली। इसके अलावा बाज बहादुर चंद ने घोड़ाखाल मंदिर बनाया, जो नैनीताल वाला घोड़ाखाल का मंदिर है भाई, ये भी बाज बहादुर चंद की देन है। घोड़ाखाल मंदिर को इसने बनाया था। और 1670 में जो सिरती टैक्स लगाया, तो 1670 के आसपास इसने तिब्बत अभियान किया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इसने 1673 में गूंठ भूमि दी। गूंठ भूमि जो होती थी मंदिरों को दी जाने वाली निःशुल्क भूमि होती थी, जिसपे कोई भी टैक्स नहीं होता था, और जो भी उस पर रेवेन्यू वगैरह आता था वो मंदिर को ही दान कर दिया जाता था, ठीक है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए गूंठ भूमि भी इसने दान की थी। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, व्यास घाटी को इसने चंद साम्राज्य में मिलाया था, और ये पहला ऐसा राजा था जिसने पूरा चंद साम्राज्य मुगल शासन की तरह बना दिया था। यानी कि मुगल दरबार में जो भी पद होते थे, मुगल दरबार में जो भी सिस्टम था, उस पूरे सिस्टम को फॉलो किया था बाज बहादुर चंद बाजा ने। बाजा ने जैसे वहां पे बाजे भी बजते थे ना, वैसे बाजे चंद दरबार में भी बजाए इसने, ठीक है। मतलब कुल मिला के इसने पूरे मुगल जो उसमें शासन था, उस मुगल शासन को फॉलो किया था। इसने जजिया टैक्स भी लगा दिया, बताइए यहाँ पे। जजिया टैक्स दोस्तों तीर्थ यात्रा पर कर था। तीर्थ यात्रा अगर कोई जाएगा, मान लीजिए उस समय अल्मोड़ा का कोई व्यक्ति काशी जाता होगा नहाने के लिए, तो उसको जजिया कर देना पड़ता होगा। अल्मोड़ा से कोई व्यक्ति हरिद्वार आता होगा नहाने, तो उसको उसमें जजिया कर देना होता होगा, चाहे वो हिंदू हो या किसी भी समुदाय का हो। तो ये एक पहला राजा हुआ जिसने जजिया टैक्स भी लगा दिया हमारे पब्लिक पे, ठीक है। मुगल शासन पूरा अपनाया इसने, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। हालांकि इसने तराई में शासन सुविधा को अच्छा दुरुस्त किया। तराई में इसने आपका पट्टियां और ग्रामों की स्थापना भी की। तराई क्षेत्र जो था ना, उसमें फैला हुआ था 84 कोस में, वहां पर इसने पट्टियां भी बनाई, ग्राम वगैरह भी बनाए, ठीक है। और सुलेमान सिको जो था, इसी के टाइम पीरियड पे आया था सुलेमान सिको, मुगल राजकुमार था ना सुलेमान सिको। तो सुलेमान सिको आता है अपने दलबल के साथ यहाँ पे, और बाज बहादुर बोलता है, भैया मैं तो गरीब राजा हूँ, मैं क्या तेरे को बचाऊंगा, असली जो राजा है इस पूरे पर्वतीय राज्य का वो गढ़वाल में बैठता है, उसका नाम ये है, तू वहां चले जा, तेरा वहां बढ़िया रहेगा सीन। तो डर से इसने ऐसा किया था, बोला था कि मुगल आक्रमण के डर से किया, और सुलेमान सिको को कहाँ भेज दिया, रानी कर्णावती और पृथ्वीपति शाह के पास, ठीक है। और उसके बाद इसने सपोर्ट भी किया था इसको पकड़ने में। तो इसलिए भैया मुगल भक्त राय है कुल मिलाकर। इसके बाद देखिए बात करें दोस्तों, इसने एक दो ऐसे टैक्स लगाए जो अजीब से थे। मांग कर भी लगाया इसने, मांग कर, यानी कि जब युद्ध होता होगा, युद्ध से पहले जनता से बोला, भैया पैसा लाओ, युद्ध हो रहा है, सैनिकों के लिए खाना लाना है, हथियार बनाने हैं, तुम लोगों की हमारी सुरक्षा के लिए तो कर रहे हैं सब, लाओ पैसा लाओ। तो मांग कर भी इसने शुरू किया। इसके अलावा नमक पे भी टैक्स लगा दिया इस बंदे ने, नमक कर भी लगाया। यानी कि बाज बहादुर चंद के समय बहुत ज्यादा टैक्सेस जनता पे हो गए थे, और बहुत ज्यादा मतलब जनता को भार वहन करना पड़ता था कर का। और बोला जाता है कि ये अपने आप को भगवान नारायण का भी अवतार बोलता था। ऐसा बोला था कि मैं भगवान विष्णु हूँ, मैं बाज बहादुर हूँ, भगवान विष्णु हूँ। ऐसा भी बोला जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि ये अपने को नारायण का अवतार मानता था, ठीक है। तो बहुत सी और भी घटनाएं दोस्तों, इसके बारे में बहुत विस्तृत टॉपिक है बाज बहादुर चंद, जो आपको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप डिटेल में उत्तराखंड जीके पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन स्टोर पे जाइए। हमारा ओनली उत्तराखंड जीके कंप्लीट कोर्स है, जिसमें मैंने उत्तराखंड की हिस्ट्री बहुत गहराई में पढ़ाई, बहुत डिटेल में, डेप्थ में है। और इस कोर्स का प्राइस है ओनली 499, ठीक है। 499 में आपको कंप्लीट उत्तराखंड कोर्स मिल रहा है हमारे एप्लीकेशन में। इसको आप इनरोल कर सकते हैं। चलिए बाकी फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे बुढ़ा हुआ, बुढ़ा होते समय इसकी भैया दिमाग की हालत खराब हो गई, तो इसके बारे में बहुत चीजें बोली गई है, जैसे कि उम्र भई 80 बुद्धि गई नस्सी। यानी कि जैसे 80 साल का हुआ, सटिया गया बुढ़ा, ठीक है, बुद्धि हो गई नाश। जैसे उम्र उम्र 80 साल की हुई, इसकी बुद्धि नाश हो गई, यानी कि वृद्धावस्था में इसकी लोकप्रियता कम हो गई। और इसके टाइम पीरियड पे एक ग्रंथ भी लिखा गया था जिसका नाम था स्मृति कौस्तुभ, ठीक है। स्मृति कौस्तुभ जो नामक ग्रंथ था, इसी के टाइम पीरियड पे लिखा गया है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसने देखिए मुगल दरबार के अनुरूप ना चंद शासन में कुछ पदों का भी निर्माण करा था, जैसे कि पनेरू नामक इसने पद बनाया। पनेरू कौन था? जो कि राज दरबार में पानी भरेगा, पानी भरने वाले को पनेरू बोला गया, ठीक है। आज भी पनेरू कास्ट आपको दिखेगी। फुलेरिया, फुलेरिया कास्ट भी इसने बनाई। फुलेरिया जो पद था इसने बनाया, और जो फुलेरिया थे फल या फूल लाने वाले थे, फूल और फल लाने वाले। इसके अलावा हरबोला नामक इसने एक
पद बनाया जो बाद में जाति बन गई। तो हरबोला कौन था? सुबह सुबह हर की आवाज कर राज परिवार को जगाता था ये। हरिओम विष्णु, हरिओम नमः शिवाय, जय जगन्नाथ, उठ जाइए राजा महाराज, सुबह हो गई है। तो ऐसा बोलता था हरबोला। ठीक है। इसके अलावा इसने मठपाल नामक भी पद सृजित किया, जो आज वास्तव में जाति है मठपाल। मठपाल मंदिरों की रक्षा करते थे, तो ये मठपाल थे। तो यानी कि पनेरू, फुलेरिया, हरबोला, मठपाल आदि जो हमारे पद थे, इनको भी सृजित किया था बाज बहादुर चंद बाजा ने। इसके अलावा बाजा ने भाई कटारमल के सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, और इसने पिनाथ, जो कौसानी वाला मंदिर है पिनाथ, ठीक है, तो यहाँ पिनाथ मंदिर का भी इसने निर्माण कराया था कौसानी में। ये भी महत्वपूर्ण है, बाजा से जुड़ा हुआ। ठीक है। और इस राजा को अन्यायी और उदास बुरा राजा की उपाधि भी देते हैं इतिहासकार। अन्यायी, उदास, बुरा राजा। ठीक है, उदास बुरा राजा। जैसे कि मैं बता चुका, बुढ़ापे में सटिया गया था और उम्र भई 80, बुद्धि गई नस्सी, इसकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसके टाइम पीरियड में भैया काशीपुर का एक अधिकारी था। काशीपुर जो क्षेत्र है ना आजकल, तो काशीपुर में काशीनाथ अधिकारी था। इसी काशीनाथ अधिकारी ने काशीपुर की स्थापना की थी, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। काशीपुर का संस्थापक काशीनाथ अधिकारी जो था, बाज बहादुर का ही कर्मचारी था। इसके अलावा बाज बहादुर को भैया एक टाइटल दिया जाता है, कुमाऊं का बलबन कहा जाता है इसको। ठीक है। इसने भी रक्त और लौह नीति की थी, जिस प्रकार से बलबन ने की थी, और कुछ नई प्रथाएं इंट्रोड्यूस की थी। ऐसे नई प्रथाएं और रक्त लौह नीति इसने शुरू की, टैक्सेस की नीति बनाई। इसलिए कुमाऊं का बलबन जो कहा जाता है, ये आपका बाजा को कहा जाता है। ठीक है। तो ये है भैया बाजा की पूरी कहानी, और लंबा सेशन है भाई, तो ज्यादा आप डिटेल में जाऊंगा नहीं। और अगले वंश में अगला जो हमारा टॉपिक आएगा अगले अंक में, उसमें आगे के राजाओं को देखेंगे, जैसे कि उद्योग चंद, फिर हमारे ज्ञानचंद आ जाएंगे, जगत चंद। अगले टॉपिक में मैं कोशिश करूंगा कि आपका सेशन समाप्त कर दूं मैं चंद वंश का, फिर हम चंद प्रशासनिक व्यवस्था का रिवीजन करेंगे। ठीक है। बाकी डिटेल में मैं फिर बोला दोस्तों, डिटेल में कोर्स है तो आप ओनली उत्तराखंड जीके वाला कंप्लीट कोर्स एप्लीकेशन स्टोर से ले सकते हैं। और अभी टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, यूके ट्रिपल एस 100 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स, इनको भी आप इनरोल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है, रिवीजन क्लासेस मिल रहे हैं, उनको आप फॉलो कीजिए। साथ ही टेस्ट सीरीज जो हमारी आ रही है उनको भी आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा। इसका निश्चित लाभ आपको आने वाले एग्जाम्स में मिलने वाला है। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपना बहुमूल्य कमेंट भी जरूर दीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।